जय हिंद साथियों, ये हमारी अब यहाँ मैं घर से लास्ट क्लास ले रहा हूँ। 20 से इंटरव्यू शुरू हो रहे हैं, तो अब मैं कल निकल जाऊंगा। इस वजह से अब बोर्ड पर क्लास नहीं हो पाएगी। बाकी जैसे भी व्यवस्था बनेगी वो हम देख लेंगे। तो हमारा राम मंदिर अंतिम मुद्दा है, और राम मंदिर पे क्यों आपसे चर्चा हो सकती है इंटरव्यू में, मैं बता दे रहा हूँ कि किन किन पॉइंट पे आपको तैयार रहना है। 500 वर्ष पुराना ये विवाद था जो निपट चुका है, और बाबर को जो हमारे फकीर थे फकर फजल कलंदर, ये आपको याद नाम रखना है, फकीर फजल कलंदर। इनके कहने पर बाबर ने, जो बाबर का सूबेदार था मीर बाकी, उसने राम मंदिर को ध्वस्त करके या नुकसान पहुंचा के वहां एक बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था, या उसी मंदिर को तोड़कर उसी के जो भी हिस्से थे उसी को दोबारा वहां पे लगाया गया था। तो ये आप लोगों को देख लेना है कि जो राम मंदिर तोड़ा गया था 1928 में मीर बाकी, ये आपको पता होना चाहिए। किसके कहने पर ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये अधिकतर हमारे साथियों को नहीं पता होगा। तो फकीर फजल कलंदर जो थे, जिसने बाबर से कहा, तो उनने मीर बाकी जो सूबेदार को आदेश देकर ये मंदिर तोड़वाया गया और मंदिर के अवशेषों पे मस्जिद का निर्माण करवाया गया। अब देखते हैं कि हमारा विवाद इसमें क्या था। जो 2.77 एकड़ की जमीन थी, ये मुख्यतः विवाद था। अब जाते हैं हम लोग इतिहास में, कि इतिहास में आखिर बैकग्राउंड में कैसी क्या कहानी हुई। तो आप लोगों को ये चीजें याद रख लेनी है कि क्या कैसा हुआ था। अब आते हैं हम लोग पुरानी। 3500 साल पहले ऋग्वेद में एक सरयू नदी का जिक्र आता है। तो सबसे पहले हमारे वेद में जिक्र मानते हैं कि 3500 साल पहले सरयू नदी का जिक्र आता है। तो यहाँ से राम मंदिर या राम की नगरी अयोध्या की शुरुआत होती है, ये ऋग्वेद से। एक अथर्ववेद में अयोध्या का जिक्र आता है, वो लगभग 3000 साल पहले लिखा गया था। तो आप लोगों से सरयू नदी, ये वो अथर्ववेद में, ये हमारा 3000 वर्ष पहले अयोध्या का। स्कंद पुराण में लिखा गया है, आप लोगों को पता होगा, जो भी अच्छी तरह अध्ययन किए होंगे इस मुद्दे का। तो उसमें जो नंदी जी का अवतार हनुमान जी को बताया गया, विष्णु जी का अवतार बताया गया है, वो है रामचंद्र जी का। तो ये आप लोगों को पता होगा स्कंद पुराण का। अब आते हैं हम लोग एक और पुराण में। एक पुराण में जिक्र है कि यहाँ सूर्यवंशी राजाओं का शासन हुआ करता था। 123 राजा थे, जिसमें 63वें राजा दशरथ जी हुए और 64वें राजा रामचंद्र जी हुए। ठीक है, 64वें राजा रामचंद्र जी हुए। यहां तक हमारी कहानी आ जाती है। अब आते हैं हम लोग और आगे। अब 1192 की एक घटना है कि मोहम्मद गौरी के द्वारा दिल्ली में हमारे जो भारत के, या उस समय भारत में शासन करते हुए जिसको पराजित किया था पृथ्वीराज चौहान जी को, तो मोहम्मद गौरी ने। इसके पहले एक और घटना हुई गुप्त काल में। गुप्त काल से अयोध्या में जो भी मंदिर निर्माण हुआ था, या जो भी मंदिर थे, वहां से ये मतलब एक जगह एक गुप्त रूप में चली गई। इसमें कोई ज्यादा ऐसी कोई घटनाएं नहीं हुई गुप्त काल के बाद। अब सीधे 1192 आते हैं मोहम्मद गौरी, जिसने पृथ्वीराज चौहान को हराया, परास्त किया और दिल्ली पर कब्जा कर लिया। तो अयोध्या इसके अंतर्गत आ गई। तो उस समय 1192 में मोहम्मद गौरी ने एक आदेश दिया कि अयोध्या में कोई भी मंदिर जो भी निर्माण हो रहा है उस पर रोक लगा दी गई। तो आ गए हमारे 1992। अब एक घटना होती है 1958 की। 1958 में एक घटना होती है, एक सेकंड में मार्कर बदल लूं। 1958 में कुछ निहंगों ने, जो सिख धर्म का एक संप्रदाय है, वो उस विवादित बाबरी मस्जिद के ढांचे में जाके हवन पूजन किया, जिसको लेकर
अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा कई केस किए गए और कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। लेकिन अब जो हमारे वाद प्रतिवाद की कहानी होती वो होती है 1885 से। यहाँ जुड़ के आती है, यहाँ पे रघुवर दास जी द्वारा एक केस किया जाता है कि जो बाबरी मस्जिद है ये राम मंदिर था और इसका मालिकाना हक राम मंदिर के जो भी पुजारी हैं इनको दिया जाए और पूजा पाठ करने का आदेश दिया जाए। लेकिन उस समय एक जज थे पंडित जी, उनने एक वर्तमान स्थिति को देखते हुए, क्योंकि चबूतरा और मस्जिद एक दूसरे से सटे हुए थे, तो फिर वो जज साहब ने ये देखा कि हिंदू मुस्लिम एकता सौहार्द दंगे हो सकते हैं, सौहार्द बिगड़ सकता है, तो यथास्थिति का निर्णय दिया। अब हम लोग और आगे आते हैं 1985 के बाद सीधे आ जाते हैं 1948 में। 1948 में क्या कहानी होती है, यहाँ से पूरी कहानी 1977 के बाद बदल जाती है, ये आप लोगों को देख लेना है। 1948 में उपचुनाव होते हैं यूपी में, जिसको कांग्रेस पार्टी द्वारा राम जन्मभूमि को बहुत जोर तोड़ से उठाया गया, मुद्दा बनाया गया, इसको कांग्रेस सरकार को जीत मिली। ये शुरुआत जो उठाई गई चुनाव राजनीतिक जो मुद्दा बना वो कांग्रेस की तरफ से बना। ठीक है, अब आते हैं हम लोग 1951 में ताला खोला गया वहां का, वो बाबरी मस्जिद का जो विवादित थी। अब सीधे आ जाते हैं हम लोग 1977 में, जब आम चुनाव हुए, वो जनता पार्टी की सरकार बनी, उसमें भी इस मुद्दे को बहुत ज्यादा उपयोग किया गया, बहुत जोर तोरों से उठाया गया। लेकिन यहाँ अब आते हैं हम लोग राजीव गांधी जी की सरकार में 1986 में। यहाँ पे विश्व हिंदू परिषद, इन जितने भी संगठन है हिंदू, इन लोगों ने अल्टीमेटम दिया कि ये ताला खुलवाया जाए। यहाँ पे खुला और फिर बंद हो गया, खुलवाया जाए नहीं तो हम इसको तोड़ देंगे। यहाँ पे 1989 में पूजन होता है, मतलब भूमि पूजन होता है, राम मंदिर का ताला कांग्रेस सरकार में खुला। ये आप लोगों को अच्छी तरह जानकारी होगी, ये आपको याद नहीं रखना है, ये बस यदि इतिहास तो पुराण का वेद का ये सब में जिक्र आप लोगों को हल्का हल्का याद रखना है। लेकिन 1990 में सोमनाथ से यात्रा शुरू होने का जो समय बताएगा कि सोमनाथ मंदिर गुजरात से यात्रा शुरू होगी और यहाँ पे पहुंचेगी। उस समय भाजपा की सरकार थी और कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे और बीपी नरसिम्हा राव जी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। लेकिन यहाँ पे दंगा होता है, सुरक्षा की गारंटी राज्य सरकार को थी, तो केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को बर्खास्त कर दिया। अब आते हैं हम लोग 6 दिसंबर 1992। यहाँ जो विवादित बाबरी मस्जिद का ढांचा ढाया गया, इसको आप ज्यादा चर्चाओं में सुना होगा, तो इसको देख लेना अच्छी तरह। यहाँ पे कार सेवक जैसे ही पहुंचे और मस्जिद पे चढ़ गए, मस्जिद लोगों ने तोड़ दिया, अस्थायी मंदिर की स्थापना कर दी और जब से 27 साल तक फिर रामलला टेंट में रहते हैं। अब यहाँ पे आता है 2010 का इलाहाबाद हाईकोर्ट का निर्णय, जिसमें 3 जगह पे भूमि बांट दी गई थी। लेकिन 2019 में एक निर्णय आता है 9 नवंबर, 5 जजों की बेंच थी, ये आपको याद रख लेना, वो चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, इनका याद रखना है आपको नाम। ये आपसे पूछा जा सकता है कि उस समय जो निर्णय दिया गया उस समय चीफ जस्टिस कौन थे, तो रंजन गोगोई जी का आपको याद रखना है। फिर 5 अगस्त 1920 को 2020 को भूमि पूजन होता है और 22 जनवरी 2024 को उद्घाटन हो जाता है। अब ये वर्षगांठ आई है 22 जनवरी 2024 को, तो आपको इन सारी चीजों की हल्की हल्की यदि जानकारी हो तो रख लेना। और यहाँ पे जब 1952 में ये शुरुआत हुई कार सेवकों की, तो यहाँ एक बहुत ज्यादा एक नारा बुलंद हुआ कि जमीन नहीं खिसकाएंगे, मस्जिद तोड़कर जाएंगे। इस नारे के उद्घोष से ये सारे कार सेवक वहां अयोध्या पहुंचते हैं पूरे देश से एकत्रित होकर। तो ये सारी चीजें आप लोगों को देख लेना है कि कैसा किसकी सरकार में क्या हुआ है। अब
हो गया है 2024 को। 2020 में 19 में ही एक आदेश दिया था सुप्रीम कोर्ट ने कि 5 एकड़ जमीन अयोध्या में ही उपलब्ध करवाई जाए, तो उपलब्ध 2020 में आवंटित कर दी गई थी और 2024 के बाद वहां मस्जिद निर्माण होना था। 300 बेड का अस्पताल, ऐसी कोई पढ़ाई सेंटर, ये सारी चीजें खुलनी थी। अब हमारा यहाँ पे जो आपसे पूछा जा सकता है उस पर आप लोग जरूर ध्यान रखना। ये चीजें हो गई हमारी राजनीतिक। ये मुद्दा जो राम मंदिर का था वो आप कैसे देना है, सबसे पहले सारे ऐतिहासिक, राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक मुद्दा था। ठीक है, इसमें जो निर्णय आया उसमें आपका समर्थन होना चाहिए क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था। और वर्तमान में जब रंजन गोगोई जी ने निर्णय दिया तो आप लोगों को उनके बारे में थोड़ा जानकारी, लेकिन वर्तमान में अब 51वें जो हमारे चीफ जस्टिस बन गए हैं संजीव खन्ना जी, ये नाम आपको जरूर रखना है, याद रखना है। राम मंदिर में चीफ जस्टिस जो चंद्रचूड़ जी वहां पे गए थे, ये सारी चीजें आपको याद रखना है। अब यहाँ पे पूछा क्या जा सकता है, जो राम मंदिर चबूतरा था और जो मंदिर बना है वहां पे किन किन की मूर्तियां लगी हैं, तो आप लोगों को पता होगा क्योंकि वो राम जन्मभूमि थी अयोध्या की, तो इसलिए वहाँ केवल रामचंद्र जी का जन्म स्थान है तो उनकी है। और अन्य सीता जी की ऐसी मूर्ति क्यों नहीं है, तो एक प्रश्न आपको ये देना है क्योंकि वो अयोध्या जन्म स्थान है रामचंद्र जी का और इसलिए वहां पे रामचंद्र जी केवल और सीता जी की नहीं है, पहला ही। दूसरा, ये किस शैली में बना है, ये पूछा जा सकता है। ये नागर शैली, उत्तर भारत की 2-3 शैली चलती हैं, आप लोगों को पता नहीं हो तो जानकारी जरूर कर लेना। एक चलती है उत्तर भारत में नागर शैली, जिसका सबसे बेहतर जो नागर शैली का उदाहरण है वो खजुराहो का कंदरिया महादेव का मंदिर है, तो उस शैली में बनाया गया है राम मंदिर। एक होती है द्रविड़ शैली जो दक्षिण भारत में ज्यादा प्रचलित है, और एक द्रविड़ और नागर शैली की जो दोनों मिक्स शैली होती है वो होती है बेसर शैली। तो बेसर शैली का मंदिर मैं आप लोगों को बता दूं, वृंदावन में है एक वैष्णव मंदिर, तो उसको जो भी वृंदावन के आसपास या कोई उत्तर प्रदेश से हो तो वैष्णव मंदिर को जरूर याद रख लेना है, बेसर शैली का उदाहरण है। और ये हमारे नागर शैली के केवल कंदरिया महादेव मंदिर का मैं उपयोग कर रहा हूँ, बाकी सोमनाथ मंदिर, पुरी कोणार्क मंदिर और जगन्नाथपुरी का मंदिर ये सारे नागर शैली में हैं। और हमारी द्रविड़ शैली में आप मीनाक्षी मंदिर देख सकते हैं, होयलेश्वर मंदिर देख सकते हैं, ऐसी 3-4 मंदिरों की। आखिर आप इसकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं आपको ये तैयार करके जाना है, और इस विशेषता पे आखिर मंदिर कहाँ बना है। तो आप लोगों को एक बात याद रख लेनी है, मैं बता दूं कि एक यूएई में मंदिर निर्माण हुआ था, अभी वर्तमान में ऐसे ही राम मंदिर की तर्ज पर बहुत बार नारायण स्वामी जी का मंदिर था, तो इसको यदि आप समानता देना चाहें तो यूएई मंदिर में भव्य मंदिर बनाया गया है, जो हिंदू मंदिर स्वामी नारायण जी को समर्पित था, भगवान स्वामी नारायण जी को। ये यूएई में संयुक्त अरब अमीरात में। अब ये आपको बेसर शैली, नागर शैली और द्रविड़ शैली, इनकी आप लोगों को 2-2, 3-3 विशेषताएं आनी चाहिए कि जब लोगों को नागर शैली की विशेषताएं देख लेनी है तो पहली बात तो शिखर पर आमलक होता है, दूसरी प्रदक्षिणा पथ जिसको परिक्रमा बोलते हैं, तीसरा मंडप अर्धमंडप बना होता है, ऊपर जाकर पतला होता जाता है, और आधार से शिखर तक चतुष्कोण होता है। चतुष्कोणीय होता है। ये आप लोगों को 4-5 नागर शैली की विशेषताएं यदि पूछ लिया जाए कि नागर शैली क्या है, अब हम लोग देख लेते हैं कि आखिर द्रविड़ शैली की क्या विशेषताएं होती हैं। और बाकी जो हमारी बेसर शैली है वो दोनों की मिक्स से बनाई जाती है, तो उसकी आपको नागर और द्रविड़ की विशेषताएं जरूर पता होनी चाहिए।
तो गर्भगृह पिरामिड नुमा होता है। ये बेसर शैली है हमारी, वो नांगर थी। गर्भगृह पिरामिड नुमा। पिरामिड नुमा यदि ना समझ में आए, मैं वो और अच्छी तरह से लिख के दे रहा हूं। ठीक है। अब आधार से शिखर तक वर्गाकार बना होता है। और शिखर पर तीसरी विशेषता है, शिखर पर स्तूपिका। और चौथी है कि आपने देखा होगा दक्षिण भारत के कई मंदिर कई अलंकृत रहते हैं, कई डिजाइनें निकली रहती हैं, तो डिजाइनों से अलंकृत। यदि कोई अच्छा शब्द और डिजाइन से अलावा कोई अच्छा शब्द आप लोगों को दिमाग में आ जाए तो उसको इस जगह पे जोड़ लेना है। मुझे ऐसा कोई अभी अच्छा शब्द दिमाग में आ नहीं रहा है कि डिजाइन या कला से आप कला भी बोल सकते हैं, या कलाकृति, ये अच्छा शब्द है। कलाकृतियों से अलंकृत रहते हैं दक्षिण भारत के सब। और आपने जो हमारा बेसर शैली है वो वैष्णव मंदिर जो वृंदावन में बना हुआ है उसमें गोपुरम बना है, तो आपको ये सब देख लेना है। बाकी हमारी इसमें पूरी चर्चा हो गई है। अब कहाँ से कैसे आप लोगों से कैसे भी प्रश्न पूछ लिए जाए। आप पूछ सकते हैं कि क्यों ऐसा निर्णय आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। तो पहली बात मैं आप लोगों को एक बात सिखाई थी कि इतिहास में जो भी हमारी ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं हुई हैं, जो भी गलतियां, उसमें सुधार। जो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया वो आपको आंख बंद करके समर्थन, वो जो नहीं कहा उसमें आप लोगों को कोई अपनी राय देनी नहीं है। ठीक है, धन्यवाद।